नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। नई दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वरिष्ठ बीजेपी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। परम सत्य यही है ना। तो फिर पूछ रहा हूं डीएमके से और इंडिया गठबंधन के सहयोगियों से, राम को दुश्मन बताना, क्षमा करें ये शब्द मेरे नहीं है, तो क्या आपकी हिम्मत है कि अन्य पंथों के ईश्वर के बारे में इस तरह की आप अपमानजनक टिप्पणी कर सकते हैं और आपको करने दिया जाएगा? कृपया करके हिंदू सेंटिमेंट को इस तरह से अपमानित नहीं करें, हिंदू आस्था को इस तरह से लज्जित नहीं करें, ये हम कहना चाहेंगे। दो बातें और कहनी है। आप अपनी हताशा में मोदी जी को कितना गाली पढ़ेंगे? हर बार पिटते हैं फिर भी नहीं सुधरते। 14 में पिटे, 19 में पिटे, अब की बार सुपड़ा साफ होने की स्थिति बन रही है, फिर भी क्या क्या मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग मोदी जी के बारे में किया गया है। वो जो बीबीसी का एक क्या था, मुस्लिम्स वर स्लॉटर्ड इन ग्रुप्स, जबकि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सबको गलत पाया, उसी को रिपीट किया जा रहा है। और मोदी जी के बारे में क्या क्या शब्दों का प्रयोग किया गया, हम इसकी पूरी भर्त्सना करते हैं। मैं अपने क्षेत्र से कल रात में ही आया तो लगा कुछ टिप्पणी लालू प्रसाद में भी करना चाहिए। कुछ मैंने पटना में की थी, आज इच्छा है करने की, थोड़ा विस्तार से पार्टी के राष्ट्रीय मंच पर। लालू जी, आपने कहा कि मोदी जी को कोई संतान नहीं है और मोदी जी हिंदू नहीं है, और जब वो कह रहे थे तो अपने पूरे परिवार को मंच पर बैठा करके दिखावा कर रहे थे, याद है ना आपको? उनकी पार्टी के मंच पर कौन बैठता है उनका विषय है, लेकिन दोनों बेटा का हाथ पकड़ के पंचायती दिखा रहे थे। तो लालू जी, आप राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं, कर्पूरी ठाकुर जी की बात करते हैं, यही सिखाया आपने, यही सिखाया आपने कि मेरा सामाजिक न्याय मेरे परिवार का सम्मान है, बस। इस सामाजिक न्याय से ढकोसला कुछ हो नहीं सकता। और लालू जी, आपको किसने अधिकार दिया कि आप सर्टिफिकेट दें हिंदू कौन है कौन नहीं है? तो आपसे पूछ रहा हूं, हिम्मत तो आपको हुई नहीं प्रभु राम का दर्शन करने के निमंत्रण के बावजूद। तो आज जो डीएमके ने कहा है कि राम इज एन एनिमी, क्या कह रहा है आप लालू जी? जवाब दीजिए इसका आप। ये सवाल उन पर भी लागू होता है। और इन सभी टिप्पणियों की हम बहुत भर्त्सना करते हैं। मित्रों, मुझे एक अंतिम बात कहनी है इसमें। जिस तरह से मोदी का परिवार ये मुहिम देश में चल पड़ी है, इसकी लोकप्रियता देख करके हम सभी भावुक हैं। कहां कहां से, और सही भी है, जिसका कोई नहीं उसके नरेंद्र मोदी है, ये काम करके दिखाया उन्होंने। कल मैं अपने क्षेत्र में बहुत लाभार्थियों के बीच में घूम रहा था, उनके भाव को मैंने देखा है और बाकी जगह भी देखते हैं। तो मित्रों, ये तो बन गया, लेकिन टीएमसी के एक विधायक है रामेंद्र सिंह राय, वो तो कमाल की बात की है। एक विधायक का हमको नोटिस नहीं लेना था, लेकिन क्या कहा है, मंदिर में तो भगवान की प्राण प्रतिष्ठा ब्राह्मण करते हैं, इमाम करते हैं, तो नरेंद्र मोदी ने कैसे कर दिया प्राण प्रतिष्ठा? ये कौन सी सोच है? जिस सनातन में माता सबरी को स्थान मिलता है, जिस सनातन में निषाद राजा को सम्मान मिलता है, जिस सनातन में संत रविदास को एक बड़ा संत कहते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ब्राह्मण नहीं है तो कुछ जाने का अधिकार नहीं है? ये बहुत ही कुत्सित सोच है। ममता जी, आप खामोश क्यों हैं? आपने कुछ बोल रहे हैं कि
कि खाली काली मंदिर में जाकर दर्शन करेंगे ममता जी? हम इसकी बहुत भर्त्सना करते हैं। इसलिए ये जो टिप्पणी की गई है वो देश के गरीबों का अपमान है, देश के पिछड़ों अति पिछड़ों का अपमान है कि कोई पिछड़ा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता। ये सोच है सामंतवादी सोच इन लोगों की, और हमें टिप्पणी करते हैं। बस मित्रों, मुझे अपनी ओर से इतना ही कहना था। इफ एनी क्वेश्चन आई एम अवेलेबल। हिमांशु। तो रविशंकर प्रसाद को सुन रहे थे आप। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। सियोल में कोरिया नेशनल डिप्लोमेटिक अकादमी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोगों को संबोधित किया है। अपने संबोधन में उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। Korea, after careful consideration, also released its Indo-Pacific strategy in 2022. My understanding is that it envisages a free, peaceful and prosperous region based on three principles of inclusiveness, trust and reciprocity. This certainly creates the basis for working more closely with like-minded partners. Now, why is it important that we work together? Part of the answer lies in the opportunities of the emerging world, especially those pertaining to new technologies. But some of it also refers to the stability and the predictability of the international economy as a whole. We are therefore impelled by both national interest and global de-risking. To appreciate that, let us consider the factors of current volatility. In the last 4 years, we have seen the global economy and even global society devastated by the COVID-19 pandemic. Quite apart from the damage that it wrought, it completely disrupted the flow of goods and services. Thereafter, we are witnessing two conflicts that are still ongoing, one in Ukraine and the other in the Middle East. The latter has spread to the Red Sea, threatening maritime shipping between Asia and Europe. Climate events are another variable that we need to cater for because they will happen increasingly frequently. The world cannot be sanguine about such shocks in the future. On the contrary, we have to prove ourselves by creating redundant, reliable and resilient supply chains. Trade and supply chain diversification is one aspect of such endeavors. I understand that the ROK has a 30-50 strategy in that regard. The point is that our efforts, individually or together, can make a difference to the larger picture. Now, the same calculations also apply in large measure to the digital domain. But there is the added factor of trust and transparency as well. Data privacy and cyber security are increasingly crucial concerns for nations as much as for individuals. It is not enough to come up with reactive steps or preventive firewalls. There are structural solutions that are based on trusted vendors and trusted geographies. We have to recognize the imperatives of strategic trade and adjust our policies accordingly. So how do India and ROK respond to this evolving scenario? First of all, by recognizing that the world is moving towards greater national production and strategic autonomy. They may call it by various names in the US, in China, or in Europe. But believe me, the underlying commonality is very clear. Debates in this regard are sometimes confusing by painting extreme scenarios of decoupling. और लखनऊ में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट निर्णयों की जानकारी भी दी गई। कैबिनेट मंत्री ए के शर्मा ने बैठक की जानकारी दी। क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है, सुनिए। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय किसानों से संबंधित
माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय वित्त मंत्री जी के कृपा से मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है, जो किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट देने से संबंधित है। आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे सभी नेतृत्व ने इस बात की घोषणा किया था कि किसानों को 100% उनके निजी नलकूप के बिलों पर छूट दी जाएगी। उसी घोषणा के अनुरूप आज ये मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है 100% छूट का। आपको कुछ मैं डिटेल इसके दे दूं तो राज्य में ग्रामीण नलकूप लगभग 14,73,000 हैं और शहरी नलकूप 5,188 हैं। दोनों ही प्रकार के नलकूपों पे, क्योंकि कई बार ग्रामीण क्षेत्र जो है वो शहर बन जाता है, नगर पंचायत बन जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले हमारे ही कार्यकाल में लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत हमने बनाया। तो इस बार हमने शहरी और ग्रामीण का फर्क मर्ज कर दिया, खत्म कर दिया है। नलकूप को एक नलकूप के तरह हमने ट्रीट करने का निर्णय लिया है। ये इस आज के निर्णय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इन 14,78,000 कुल जो नलकूप होते हैं, 1473 ग्रामीण और 5188 शहरी, इस प्रकार कुल 1478 है। और आप सबको ये भी मालूम है कि मेरे पास खुद ट्यूबवेल है, इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने अनुभव से बचपन से मैं देख रहा हूं ट्यूबवेल की एक ट्यूबवेल पर लगभग 4 से 5, 6, 7, 8 किसान भी उसकी सहभागिता में उससे लाभान्वित होते हैं, 10 तक लाभान्वित होते हैं, जिसका खेत और नाली हो जाता है। तो इस प्रकार लगभग 1.5 करोड़ किसानों को ये इस घोषणा से फायदा होने वाला है। और उनके 1.5 करोड़ किसानों की अगर 5 के हिसाब से अगर आप देखें तो लगभग 6-7 करोड़ लोगों को, परिवारों को अगर 5 गुना किया जाए तो 6-7 करोड़ लोगों को, ये किसान लोगों को फायदा होने वाला है। आज के प्रस्ताव में ये था कि 100% जो है उनको किसानों को छूट दिया जाएगा। किसानों को 1/4/2023 से कोई भी बिल अब देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। उनको पूरी तरह से मुक्त किया, छूट दी गई है। जो उसके पहले का अगर कोई बकाया है तो उसके लिए हम लोग एक ब्याज रहित योजना लेकर के आएंगे और उसका भी क्रियान्वयन आने वाले दिनों में किया जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक घोषणा है। 2022-23 में, 23-24 में, मतलब ये वर्तमान वित्तीय वर्ष जो पूरा हो रहा है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने 2400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है हमारे बिजली विभाग के लिए, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए। और उसी प्रकार 2024-25 के बजट में भी 1800 करोड़ रुपए का इस कार्य के लिए प्रावधानित किया गया है। तो हमारे पास धन भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम किसानों को, उनको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय वित्त मंत्री जी ने, माननीय मंत्रिमंडल ने हमारे इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया है। दूसरा प्रस्ताव हमारा है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। आप सबके संज्ञान में है कि पिछले साल 2023 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, उसमें हमने एनटीपीसी के साथ 2 बहुत बड़े करार किए थे, बहुत बड़े एग्रीमेंट किए थे। एक था ओबरा में ही, मतलब डी नाम की परियोजना कार्यान्वित करने के लिए 800 मेगावाट की 2 इकाइयां लगाने का, और उसके लिए हमने पिछले साल जुलाई में ही, लगभग 1 साल पहले, माननीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेकर के उसकी प्रक्रिया को हमने आगे बढ़ा दिया गया है और वो पावर प्लांट जो है 1600 मेगावाट का, वो बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। उसी प्रकार एक दूसरा प्रस्ताव था कि अनपरा में भी हम 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट एनटीपीसी की सहायता से लगाएंगे। यह भी पिछले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हमने साइन किया था। आज मैं माननीय मंत्रिमंडल को, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने 50% की सहभागिता के साथ राज्य सरकार और एनटीपीसी के संयुक्त उद्यम में 800 मेगावाट की 2 इकाइयां अनपरा में लगाने का भी आज हमको मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। इस प्रोजेक्ट की कुल कीमत 8,624 करोड़ रुपए बनती है
और ये लगभग 50 महीनों में पहली यूनिट इसकी कार्यान्वित हो जाएगी और अगले 6 महीने में 56 महीने में इसकी दूसरी यूनिट कार्यान्वित हो जाएगी। 30% इसमें इक्विटी होगी जो राज्य सरकार और एनटीपीसी आपस में वहन करेंगे 50-50% के हिसाब से, और 70% हम परियोजना को ऋण लेकर के इसको हम कार्यान्वित करने वाले हैं। आप सबको मालूम है कि चूंकि कोयले की खदान जो एनसीएल है वहीं से हमको कोयला इससे मिलेगा, नजदीक में खदान है, इसलिए ये बहुत ही सस्ती बिजली उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं को मिलने का प्रबंध हो गया है। आपको ये भी बता दूं कि इसी प्रकार एनटीपीसी के तो आज के प्रस्ताव में तो इतना ही था, लेकिन आपकी जानकारी के लिए कि पिछले दिनों ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है। जवाहरपुर का हमारा 660 मेगावाट का प्लांट जो है वो कमीशन हो चुका है। ओबरा सी का 600 मेगावाट का प्लांट कमीशन हो चुका है और साथ ही मेजा में भी एनटीपीसी के सहयोग से हम लोग 800 की 3 यूनिटें लगाने की दिशा में भी हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। उसकी भी औपचारिकताएं जल्दी पूरी की जाएंगी। इस प्रकार उत्तर प्रदेश को हमारी बढ़ती हुई ऊर्जा की मांग को देखते हुए हम आत्मनिर्भर और सरप्लस बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा एक प्रस्ताव था हमारा जो नेवेली कॉर्पोरेशन है पावर का, उसमें उसके तहत घाटमपुर का जो हमारी 660 मेगावाट की 3 यूनिटें हैं सुपर क्रिटिकल, उनका कार्यान्वयन हो रहा है। उनको लोन लेने के लिए उनके पास जो जमीन है प्रोजेक्ट की उसको मॉर्गेज करने की आवश्यकता पड़ती है। उसमें कई बार ये ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फी लग जाती है, तो उसकी मुक्ति के लिए, माफी के लिए हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आए थे। माननीय मंत्रिमंडल ने इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दिया है और उसमें 181 करोड़ रुपए का पंजीकरण शुल्क 121 करोड़ रुपए और स्टाम्प शुल्क 60 करोड़ रुपया, कुल मिलाकर के 181 करोड़ रुपए की मुक्ति देने का प्रस्ताव भी माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूर किया है। एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा प्रस्ताव मंजूर हुआ है, वो है हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, जो हम लोग काफी दिनों से इस पर काम कर रहे थे। हमने काफी इस पे स्टेक होल्डर कंसल्टेशन किया, कई राउंड इंडस्ट्री के साथ, जो लोग जानकार हैं, एक्सपर्ट हैं इसके, उन सभी के साथ हमने इस पे कंसल्टेशन किया और आज हमने इसकी मंजूरी माननीय मंत्रिमंडल ने हमें इसके लिए दिया है। आप सबके संज्ञान में है कि 2022-23 में भारत सरकार ने हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन की एक मिशन बनाया और कुछ गाइडलाइंस भी उन्होंने 2030 तक कैसे इसको हम अमल में लाएंगे उसके लिए उन्होंने प्रख्यापित किया। और उसी के और साथ में ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि 2070 तक हमें नेट जीरो तक जाना है, मतलब कि जो कार्बन फ्यूल है और रिन्यूएबल जो फ्यूल है, जो स्वच्छ फ्यूल है, ग्रीन फ्यूल है, उसका दोनों का मिला करके बैलेंस हो जाना चाहिए, कहीं कोई ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारा जो कार्बन इमिशन है वो नेट जीरो हो जाना चाहिए। उस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम लोग पिछले साल सोलर पॉलिसी ले आए, फिर बायो फ्यूल पॉलिसी ले आए और आज हम हाइड्रोजन पॉलिसी लेकर के आए हैं। आपको जानकारी है कि हाइड्रोजन का उपयोग एक ईंधन के रूप में बहुत बड़े जो हमारे खपत वाले जो कारखाने हैं, जैसे फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं या पेट्रोकेमिकल प्लांट्स हैं, स्टील प्लांट्स हैं, इन सब में हाइड्रोजन की को एक फ्यूल के रूप में उपयोग किया जाता है। लेकिन अभी तक ये जो हाइड्रोजन पैदा करने की जो तकनीक थी वो ग्रे हाइड्रोजन कहा जाए उसको, कि वही बिजली या वही गैस के सहारे ये ग्रे हाइड्रोजन पैदा किया जाता था। अगर इसी बिजली को लगा करके हमें पैदा करना है तो स्वाभाविक है कि ये बिजली कहीं न कहीं कोयले पे आधारित होकर के आती है, या इवन गैस से भी हम अगर हाइड्रोजन बनाने का काम करते हैं तो वो भी कोई क्लीन फ्यूल नहीं है, ग्रीन फ्यूल नहीं है। तो इस दिशा में ग्रे हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन में परिवर्तित करने के लिए एक बहुत बड़ा काम दुनिया में और देश में। और वहीं तेलंगाना के संगारेड्डी में सार्वजनिक बैठक हुई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आज
आज मैं लगातार दूसरे दिन तेलंगाना में हूं। जितना उत्साह मैं तेलंगाना के लोगों में बीजेपी के लिए देख रहा हूं, उतना ही मेरा विश्वास भी बढ़ता जा रहा है। आपके इस स्नेह को मैं, आपके इस प्यार को मैं तेलंगाना के विकास के रूप में 2 गुना करके लौटाऊंगा। ये आपका प्यार, ये आपका उत्साह, ये आपके आशीर्वाद मैं बेकार नहीं जाने दूंगा। इदी मोदी गारंटी, మోదీ గ్యారంటీ అంటే గ్యారంటీగా పూర్తి అయ్యే గ్యారంటీ। और साथियों, आप भी जानते हैं कि मोदी जो कहता है वो करके दिखाता है। मैंने आपसे कहा था कि हम सब मिलकर भारत को पूरे विश्व में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। आज आप देख रहे हैं कि कैसे भारत पूरे विश्व में आशा की किरण बनकर नई ऊंचाई छू रहा है। और मैंने देखा है कि विदेशों में हमारा जो डायस्पोरा है ना, इसमें हमारे तेलुगु भाषी बहुत बड़ी मात्रा में है। और ये हमारे तेलुगु भाषी आज दुनिया में जब वो कहते हैं ना मैं हिंदुस्तान का हूं, उसका भी डंका जम जाता है। होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपका माथा ऊंचा होता है कि नहीं होता है? साथियों, हमने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के अंत की बात कही थी, आर्टिकल 370 हटाने की बात कही थी। ये वादा बीजेपी ने पूरा किया कि नहीं किया? करके दिखाया कि नहीं दिखाया? और ये काम इतना बड़ा हुआ है कि आजकल आर्टिकल 370 फिल्में बन रही हैं और बहुत पॉपुलर हो रही है। पहली बार देश में इतिहास की इन विषयों में इस फिल्म के माध्यम से लोगों में रुचि दिखाई दे रही है, इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। साथियों, हमने कहा था कि हम सब मिलकर अयोध्या के भव्य मंदिर में भगवान राम का स्वागत करेंगे। स्वागत किया कि नहीं किया? शान से किया कि नहीं किया? गौरव से किया कि नहीं किया? हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने किया कि नहीं किया? पूरे भारत ने किया कि नहीं किया? दुनिया भर में भारतीयों ने किया कि नहीं किया? मोदी की गारंटी हुई कि नहीं हुई? मोदी ने आपसे कहा था कि भारत
आर्थिक तरक्की का नया अध्याय लिखेगा। आज दुनिया की सबसे तेजी से विकास होने वाली, विश्व की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी हमारा हिंदुस्तान है कि नहीं है? अब मैं आपको ये पूछूं, क्या मोदी की गारंटी पूरी हुई कि नहीं हुई? मोदी की गारंटी का मतलब पक्का है कि नहीं है? अब मैं आज आपको ये गारंटी दे रहा हूं। तो पीएम मोदी को सुन रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।